कि हम वैल्यू न्यूज़ निकालते हुए डिस्काउंटिंग करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि सर जो पैसे की वैल्यू आज है वो आगे जाके कम होती जाएगी, तो जो बाद में पैसे मिलने वाले हैं उनकी आज की टर्म्स में वैल्यू कम बनती है, तो हम इसलिए क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। याद आ रहा है? अच्छा, यहाँ तक हमने सारी चीज़ें देख ली। कल मैंने आपको दिया था एक अच्छा खासा टफ क्वेश्चन, खैर उसमें गलती भी थी। कितने लोगों ने ऑनेस्टली बताओ उसको अटैम्प्ट किया? दूसरा क्वेश्चन जो था वो ठीक ठाक मुश्किल था, किया अटैम्प्ट? ठीक ठाक मुश्किल इन द सेंस ये था कि उसमें चीज़ें ढूंढना पड़ रही थी, इतनी सीधी सीधी चीज़ें दी भी नहीं थी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन अगर किसी से हो गया ना तो ये आपके एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है जी। एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन का मतलब है मैं आपको आज की क्लास और कल की क्लास छोड़ के जो अगली क्लास होगी ना उसमें आप इस काबिल हो चुके होंगे कि सारे IAS 36 के पास पेपर्स कर लो, ठीक है जी। एज क्लोज एज लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में जो आया है जिससे दुनिया को परेशान कर दिया था, ठीक है जी, वो आप कर लोगे आराम से। लेकिन सर उस सवाल ने दुनिया को क्यों परेशान किया जब वो इतने आराम से हो गया था? हैं, इतने आराम से आप हम कर लेंगे, तो जब आपके अटेम्प्ट का क्वेश्चन आएगा ना, अगली अटेम्प्ट वाला बंदा क्लास में बैठ के सवाल आराम से कर लेगा। उस वक्त एग्जाम का प्रेशर होता है, चीज़ें याद नहीं आ रही होती हैं, ठीक है जी। और ये पहला कैफ का पेपर है, यानी पहला अटेम्प्ट होता है कैफ का, और फिर ऊपर नीचे सवाल होते हैं, ये कहीं कोने खुदरे में छुपा हुआ सवाल होता है, आपके पहले सवाल देख के हालत टाइट हो जाती है, ठीक है जी। तो बंदा प्रेशर में वैसे ही 50% दिमाग पे काम कर रहा होता है और फिर चीज़ें याद नहीं आती हैं। सिर्फ उन लोगों को चीज़ें याद रहती हैं या रिकॉल कर लेते हैं जो इस तरह के प्रेशर से बार बार थ्रू हो रहे होते हैं। अब कल जिससे क्वेश्चन किया वो फंसा, एक बच्चे ने मुझे उसका वो अपने काम का स्क्रीनशॉट भेजा, उसने बिल्कुल सही किया था, एक ने बिल्कुल गलत किया था। उसको फिर मैंने कॉल की, मैंने कहा तुमने यहाँ गलती की, यहाँ गलती की, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारा इतना पॉजिटिव एटीट्यूड है कि तुमने कर लिया सवाल, गलत किया मसला नहीं, गलती करने के कोई इशू नहीं, गलती करने पे इशू नहीं है, मसला ये सवाल करना आना चाहिए। आपको मैं एक बात बताता हूँ, एक क्वेश्चन है ICAP ने पूछा जी, आपने बिल्कुल सही किया, 100% सही कर लिया, सारी फिगर्स सही कर ली, ठीक है जी, सारी फिगर्स आपने सही निकाल ली, सारे फंक्शंस आपने सही लगा लिए, ठीक है जी, यानी वर्किंग आपने सारी कर दी, आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने फंक्शन सही लगाया लेकिन फिगर सारी गलत निकल गई, कोई एक आध फिगर गलत हुई, पूरा सवाल गलत हो गया, तो सिर्फ उस पर्टिकुलर गलती के नंबर एक आध नंबर आपसे कटेगा, बाकी आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है जी। एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि यार इसका ये फिगर भी गलत आया, अगला भी गलत आया, वो देखेगा पहली गलती जो हुई उसके बाद तो चूंकि नंबर ही चेंज हो गए थे तो गलती कैरी फॉरवर्ड हो रही है, तो कैरी फॉरवर्ड जो एरर होता है उसके नंबर ICAP नहीं काटता। एक अमेजिंग बात तो मैं और बताता हूँ, आप 1 लाख की जगह गलती से आपने ऐसे कर दिया, ये 1 मिलियन हो गया है, 1 लाख लिखने की जगह 1 मिलियन लिख दिया आपने। अब आप चले गए आगे जी, चले गए आगे सारा हिसाब किताब करने के लिए, इसका एक नंबर भी नहीं कटता, 0 की मिस्टेक के मार्क्स नहीं काटता ICAP। इसके बावजूद 78% बगैरत होते हैं, वो फेल हो जाते हैं। आप सोचें यार कितना क्रिमिनल ऑफेंस है कि आपको सिर्फ 3.5-4 महीने बहुत तमीज से गुजारना है, जो काम आपको दिया जाए आपने करना है, ठीक है जी। ये पेपर फेल नहीं होगा, ये नहीं होगा पेपर फेल, ये पेपर उसका फेल होगा जो बंदा उठाएगा ये आखिरी 1-1.5 महीने में, ठीक है जी, और यहाँ वहाँ से चीज़ें जमा करके पढ़ना शुरू करेगा, ये खुदा की कुदरत हो पास भी हो जाते हैं लोग उसमें। लेकिन हमारे यहाँ 80% लोग इसी तर्ज पे चलते हैं, ठीक है जी। कोई 10-12% लोग ऐसे होते हैं जो शुरू से पढ़ रहे होते हैं, उन्हीं का रिजल्ट बनता है, वही सारे पास होते हैं। 10-12% ऐसे जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, हरामखोर होते हैं कि वो आखिरी 2 महीने में भी नहीं उठाते हैं। तो 2 एक्सट्रीम्स हैं, शुरू के 10% ऐसे हैं जो पढ़ते हैं वो पास हो जाते हैं, शुरू से लेके चल रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एंड तक मरे रहते हैं, वो आखिर में भी नहीं उठाते हैं, वो कंफर्म फेल होते हैं। जो दरमियान के 80% है ना, ये पेपर उठाता है, काम उठाता है जब उसके पास रह जाते हैं 2 महीने, फिर आप देखें ग्रुप पे सवाल आना शुरू होते हैं। अभी तो खैर हमने ग्रुप फंक्शन नहीं किया है, लेकिन ग्रुप पे सवाल आना शुरू होंगे, फिर एक भरमार लग जाएगी, फिर शिकायतें आएंगी, सर मैंने सुबह से सवाल किया हुआ है अभी तक जवाब नहीं है, 2 महीने 3 महीने हरामखोर कहाँ सोया हुआ था तू, ठीक है जी। तो मैं जवाब फिर भी दे देता हूँ, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये जो आपका भी पूरे अगले साल 1.5 साल का बैच है ना पूरा कैफ का, इसको आप एक प्रोजेक्ट के तौर पे लेके चलो। ये 1.5 साल आपको कैद हुई है, ठीक है जी, आप कैद हो गए हैं, आप बंद हो गए हैं, ठीक है जी, और इस 1.5 साल में आपने
सिर्फ फोकस हो के ये 8 पेपर्स पास करने। आप पेपर्स पास कर लो, बाखुदा बड़ी फर्म आपकी शक्ल देख के आपको नहीं रखती है, ना आपकी सिफारिश देख के रखती है। एक आध फर्म में सिफारिश चल जाती है, बड़ी फर्म में, अदरवाइज आप उठा लें यार। हमारे यहाँ पर एक लड़का था, गोल्ड मेडलिस्ट था, फर्गुसन टेस्ट देने का नहीं हुआ उसका, नहीं हुआ उसका। क्यों? एक सब्जेक्ट में मेरिट था, लेकिन बाकी पीछे की चीज़ें उसकी ऐसी थी कि उसको स्ट्रगल करना पड़ा। और कुछ बच्चे ऐसे थे कि वो थ्रू आउट पास हो रहे थे, आराम से चलेगा फर्म में। तो ना आपकी जो है वो मतलब आपका ताल्लुक देखा जाएगा कहीं से, ना आपका जो है वो नसब देखा जाएगा, ना शक्ल देखी जाएगी। वो देखेगा भाई आपका करंट FTS है या नहीं है। ठीक है जी। लास्ट टाइम जिस बच्ची ने हमारे यहाँ से दो भाई बहन हैं, जिसने अभी यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट का वो लिया है, वो सिर्फ 21 साल की बच्ची है, 21 साल और कुछ महीने। ठीक है ना, अभी उसने रिकॉर्ड बनाया ना, यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसका भाई उसने लास्ट अटेम्प्ट में 2 गोल्ड मेडल्स लिए। और बाखुदा मैंने उन दोनों बच्चों को पढ़ाया, उसमें जो उसका भाई है ना, जिसके 2 गोल्ड मेडल्स हैं, कोई तेज स्टूडेंट नहीं था वो, कोई इतना शार्प स्टूडेंट नहीं था। हाँ, मेहनती बहुत थे, जो काम दो करके आएंगे, सारा हर वक्त वो जो है वो लगे हुए होंगे, दोनों भाई बहन। ठीक है, फिजिकल आते थे क्लास में, हफ्ते में 1-2 दिन फिजिकल आते थे, बाकी घर से क्लासेस लेते थे। और दोनों में एक आदत थी, काम नहीं छोड़ते थे। तो यार कोई भाई नहीं, आप कहीं से भी आए हो भाई, आप अगर तरीके से काम करेंगे, जो काम आपको दिया जा रहा है करते जाएं। मैं आपको बाखुदा बता रहा हूँ, आप नहीं होगे फील्ड में, बहुत सारी चीज़ें आपसे नहीं डिस्कस कर सकता, जो मुझे पता चलती हैं इवन पेपर्स के चेक होने के बाद। ICAP के एग्जाम डिपार्टमेंट्स वाले सबको बता रहे होते, मैं अकेला नहीं हूँ। क्या देखो यार, इतना काम करा दो बच्चे को, बच्चा पास हो जाता। देखिए अगर यही कर लेता, बच्चा पास हो जाता। और फिर वहाँ हम खड़े होकर अफसोस कर रहे होते हैं कि यार ये हाल है यार, बच्चे को क्या बोले हम यार। आप सिर्फ मुझे ये एश्योरेंस दे दो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि होमवर्क आप करके आओगे, पक्का जी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्वेश्चन नंबर 1 में मसला था या 2 में मसला था? 2 में मसला था। चले हम 2 कर लेते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको यही करा देता हूं। अच्छा जी, पहले बताइए नजर आ रहा है सबको? नजर आ रहा है बाबू? मैं इसको रीड करूं और उसको करवाना शुरू करूं। ये कह रहे जी, सुजैन लिमिटेड हैज रिव्यूड इट्स ओनली प्लांट फॉर इम्पेयरमेंट एट 31 दिसंबर 2020। हमने 31 दिसंबर 2020 पे इस एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की। एक ही प्लांट है हमारे पास, ठीक है जी। और फिर 31 दिसंबर 2021 में भी इसकी टेस्टिंग की। क्या हर साल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होती है? हैं? अच्छा, इसका जवाब है नो। इसका जवाब क्या है? तो फिर ये कंपनी क्यों कर रही है? इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कब होती है? अभी हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे, जब आपको इम्पेयरमेंट इंडिकेटर के कोई इंडिकेटर नजर आए। अच्छा, इंडिकेटर कैसे नजर आएगा? एसेट टूट गया, चेक कर लो यार अब इस काबिल है कि पैसे रिकवर करेगा या नहीं। मार्केट में सस्ता हो गया, बहुत सस्ता मिल रहा है मार्केट में, चेक करो यार ये भी किसी काबिल बचा या नहीं बचा। तो हम हर साल इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग नहीं करते। अभी हमने एक पूरा सेगमेंट पढ़ना है इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट के नाम से। उसमें हम देखेंगे जनाब, हमारे पास 11 इंडिकेटर्स हैं इम्पेयरमेंट के। कितने? 11 इंडिकेटर्स हैं जो हमने याद करना है, ठीक है। तो अगर इंडिकेटर होगा तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं जनाब, हर साल टेस्टिंग कर रहे हैं। मे भी हमें 2020 के एंड पे भी इंडिकेटर नजर आया हो और मे भी 2021 के एंड पे भी नजर आया हो, ठीक है जी। प्लांट की कैरिंग अमाउंट दी है 31 दिसंबर 2020 पे, ठीक है जी। और वो कह रहे जी 31 दिसंबर 2020 पे ही इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 साल है, ठीक है जी। फिर वो कह रहे जी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अच्छा, ये 6 लाख थे, गलती से 655 लिख दी यहाँ से, यहाँ ये 6 लाख रुपए सर। 31 दिसंबर 2020 पे इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 745 है और 2021 पे 6 लाख है। अच्छा, फिर ये कैश फ्लोज दिए हुए, ये किस साल के एंड पे दिए हुए? 31 दिसंबर 2020। और फिर कुछ और कैश फ्लोज दिए हुए 31 दिसंबर 2021 पे। और वो कह रहा है जी एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज चेंज इन 2021 ड्यू टू चेंज इन इकोनॉमिक सिनेरियो। मुझे बताएं ये कितने साल के कैश फ्लोज हैं और ये 4 साल के क्यों हैं? सीधी सी बात है, 2020 के एंड में अगर किसी एसेट की रिमेनिंग लाइफ 5 साल है तो रिमेनिंग कैश फ्लोज 5 साल के आ रहे होंगे। जब 1 साल गुजर जाएगा तो 4 साल रह जाएंगे, तो कैश फ्लोज कितने के आने चाहिए?
तो ये कैश फ्लोज तब्दील क्यों हो गए? कह रहे जी चीजें चेंज हो गई, इकोनॉमिक सिनेरियो चेंज हो गया, चीजें चेंज हो गई। अब बताओ हम सबसे पहले 2020 को टैकल कर लें तो 2021 का डाटा हम इस वक्त काट देते हैं, ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है। पहले 2020 देख लेते हैं। मुझे बताएं 2020 में इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए सर? कैरिंग अमाउंट चाहिए सर, कितना जी कैरिंग अमाउंट इसका? 8 लाख। सर मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट, दो चीज़ें होती हैं जी रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट में सबसे पहले सर मेरे पास है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये जी 740। अब मुझे निकालना है जी वैल्यू इन यूज़, ऐसा। और वैल्यू इन यूज़ के लिए मेरे बच्चों मुझे कैश फ्लोज चाहिए, ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अच्छा अब मेरे पास कैश फ्लोज हैं कितने कितने सर? 3.5, 3, 2, 60। जीरो का मतलब होता है अभी 2020 के एंड में 3.5 लाख एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जीरो पे हुआ ना सर। ये 2020 के एंड पे आ रहा है, ये गलत लिखा हुआ है, सॉरी। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, आपका मुंह धुला होता मैं आपकी पप्पी ले लेता। आपने बिल्कुल सही कहा सर। तो जब आप गलती कर रहे हैं, गलती कोई भी कर सकता है, क्लास भरी हुई है। हाँ जी, ये बच्चे ने तुमने क्या जीरो पे कर दिया था? तुमने काम सही कर दिया था लेकिन तुमने चीज निकाल लिया है। अच्छा जीरो का मतलब क्या होता है? अभी हम कहें मशीन नहीं सही है, हाथ निकला, ये 3.5 लाख ले लें, ऐसा नहीं है। ये 3.5 लाख कब मिलेंगे? 1 साल बाद मिलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब बताएं सर मेरे पास 2,60,000, फिर 2,50,000 और 2,20,000, 2,50,000 और 2,20,000। अच्छा जी, अब मुझे बताएं सर मैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं किस रेट से? 16% का रेट सवाल में गिवन है, ऐसा। अब बताएं मेरे बच्चों, मैं अगर इसको 16% इसका वो निकालूं हिसाब किताब, तो क्या निकल रहा है? ये टोटल एक साथ निकाल लोगे या मैं अलग अलग निकाल के आपको दिखा दूं? पक्का? अच्छा, जो झूठ बोलेगा इंशाल्लाह जलीलो ख्वार होगा। सच बताओ कितने लोगों ने घर से नहीं किया था? सच बताना, नहीं किया था तो क्या मतलब क़यामत का सूर फूंकने के 2 मिनट पहले करोगे? कब करोगे? हैं? वेरी गुड। तुम्हारे माँ बाप पाल रहे हैं तुम्हें? हैं? पाल रहे हैं? हमारा फेंक दिया घर से बाहर? हैं? गलतियां हैं नहीं है ना? बंदे ने कहा यार मैं कोई ऐसी बात करूं, हैं? क्या है सर? 93993। अच्छा, जैसे ही मुझे 9 नजर आया ना, तो वही जो है वो हमारा पट्ठा बैठ गया कि जी अगर ये 9 आ रहा है शुरू में, तो आगे जो भी आ रहा है हमने तो ये कंक्लूड करना है कि एसेट इम्पेयर्ड नहीं है। मुझे बताएं इन दोनों में से हायर कौन सा है? अब बता जी मैं क्या लिखूं? इनकम बुक करूं? नहीं सर, कंक्लूड कर दूं एसेट इज नॉट इम्पेयर्ड। इसका मतलब है 2020 के एंड पे हो गई बचत, 2020 के एंड पे कोई मसला नहीं हुआ, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर अब मेरे प्यारे बच्चों 2020 के बाद हम बढ़ते हैं किस पे? 2021 पे। 2021 में भी हमारे पास इसी तरह कैरिंग अमाउंट। अच्छा, कैरिंग अमाउंट 8 लाख ही रहेगा ना? नहीं सर, एसेट तो डेप्रिशिएट होगा ना। अच्छा, 8 लाख था, कितने साल की लाइफ है? तो सर 5 साल की लाइफ से डिवाइड करो तो 1 साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, कितना? तो क्या मैं कह सकता हूं सर मेरे पास 8 लाख में से 1,60,000 निकल गया तो 6,40,000 रुपए की कैरिंग अमाउंट रह गई? पक्का? इसमें कोई पंचायत, कोई पंगा, कोई पसोड़ी, नथिंग। अच्छा, अब मेरे बच्चों मेरे पास कैरिंग अमाउंट के बाद रिकवरेबल अमाउंट, ये मुझे कैलकुलेट करना है। क्या आपको फेयर वैल्यू पता है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना जी? ये कहाँ लिखा है जी? ये सवाल में लिखा है, जिसको काट के आपने सही कर दिया, जिसपे इस बच्चे ने कहा कि सवाल में गलतियां बहुत हैं जी। सेट है जी। अब बताएं जी मेरे पास इसके बाद वैल्यू इन यूज। अब बताएं वैल्यू इन यूज के लिए हमारे पास सब कैश फ्लोज कितने रह गया?
4 साल रह गए। क्यों? 1 साल ख़त्म हो गया सर ज़िंदगी का। अब बताएं सर मेरे पास जो कैश फ्लोज है वो कितने हैं? अजीबो गरीब कैश फ्लोज आ रहे हैं। 278,500 और फिर 185 और 170। अब बताएं जी प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 16%। क्या आ रहा है जी? कितना बेटा? 478। अच्छा, बच्चा कह रहा है जी आपने होमवर्क जो है ना ग्रुप पे नहीं भेजा था। ये इनके मैं घरों पे डिलीवर करके गया था सर। शाम में जो है वो यूएसबी लेके सबके घरों में कंप्यूटर में डाल के आया। ग्रुप पे ही डाला था भाई। हाँ हाँ, देखो मसला मैं आपको बता देता हूँ। ये होमवर्क ना मेरे पास ऐसा नहीं है कि बना हुआ पड़ा है मैं आपको दे देता हूँ, ऐसा नहीं है सर। पिछले बैच के तो होंगे ना, वो दे दिया करें। नहीं, मैंने लास्ट अटैम्प्ट का पेपर देख लिया। इस अटैम्प्ट के पेपर के हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा। मैं मशीन नहीं हूँ। मैंने बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर्स देखे, उनके पास पहले लेक्चर से लेकर आखिरी लेक्चर तक हर एक चीज़ प्रोग्राम्ड होती है। अच्छा, 80-90% मेरे पास भी ऐसी होंगी, लेकिन मुझे पता है कि इस दफ़ा IAS 36 से आना है सवाल, और अच्छा खासा सवाल आना है। तो पहले के सवालात में जहाँ मुझे लगेगा कि यार चीज़ें हल्की हैं, मैं आपको सर भारी चीज़ दूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं उसके हिसाब से सवाल बनाऊंगा। आज होमवर्क शायद जल्दी आ जाए। क्यों? आज मैंने जो चीज़ें पढ़ानी उस पर सवाल बने हुए पड़े तो मैं दे दूंगा आपको, लेकिन जहाँ मुझे लगेगा तो वहाँ आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और तुम लोग इतने नन्हे नहीं हो 9 बजे सो जाओ, ठीक है जी? नहीं, मेरे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, वो 9 बजे नहीं सोते, ठीक है जी? आई एम एडेड इन दिस ग्रुप बाय TT एडमिन। ये मुझे नहीं पता बेटा। चलो जी, बड़े आगे हम दोस्त। अब बताएं मेरे पास सर ये रिकवरेबल अमाउंट कितना है दोनों में से? 6,19,000। अब बताएं जी क्या ये एसेट इम्पेयर्ड है? यस सर। इन दोनों को कंपेयर करूं तो दिस एसेट इज इम्पेयर्ड। कितना? 205। अच्छा, इसको ज़रा यार पढ़ना सीख लो। 20,522। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ठीक है जी, हो गया जी, पक्का जी, डन है जी। अच्छा जी प्यारे बच्चों, बोर्ड पे सारी चीज़ें छोड़ दो। ये अगर किसी ने कॉपी करना है मैं रुक जाता हूँ। कितने लोगों ने पहली गो में बिल्कुल सारा सही कर लिया था? सोल्यूशन में आपको नज़र आया होगा कि यार ये 655 कहाँ गायब हो गया, ऐसे ही है ना? वो मेरी गलती है, ठीक है जी। सेट है जी। अच्छा जी, बढ़ते हैं एक आगे जनाब। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आपने 6,55,000 का इशू था, बाकी क्लियर है। वेरी गुड जी, डन हो गया जी। आप पूरे सेशन में देखोगे मैं आपको कई सारे सवाल दूंगा, और जैसे ही सवाल ग्रुप पे जाएगा एक शोर उठेगा इसमें ये गलती है, मैं सही कर दूंगा उसको, ठीक है ना? ये क्लेम करना कि जो मैं काम करता हूँ इतना प्रिसाइज होता है, ओ हो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है? जो मैं आपके लिए बनाता हूँ, और अक्सर व बेशतर मुझसे गलतियाँ होती हैं, ठीक है? मैं भी एक इंसान हूँ। अच्छा चलो, ये आपस में बात कर रहे हैं, यहाँ देख लो, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। मैं अगर आपसे पूछता हूँ जनाब, और सुनना अच्छे तरीके से, एक चीज़ सुनना। सर मेरे पास एक कैश फ्लो आ रहा है जी 110 का, बल्कि इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ एक छोटी सी चीज़ मुझे बताएं, मुल्क में इन्फ्लेशन है, गौर से सुनना जी। इन्फ्लेशन का रेट है जी 12%। ये कैसे डिटरमिन होता है? एक बच्चे ने कहा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अच्छा, मेरे कानों में एक आवाज़ और भी आई, रिटेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है जी। एक मेरे पास सर आई जनाब प्रोडक्शन कॉस्ट इंडेक्स। ये क्या होते हैं जी? हैं, एनी आइडिया? वेरी गुड सर, इस बच्चे ने एक अच्छी खासी जो है वो बात कर दी है, बिल्कुल सही बात की। देखें होता क्या है, हमारे मुल्क में ना इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है कई सारे तरीक़ों से, ठीक है जी। और इसमें सबसे प्रोमिनेंट मेजर होता है फूड इन्फ्लेशन, ठीक है जी, कि खाने पीने की चीज़ें कितनी महंगी हुई। तो पाकिस्तान में CPI निकाला जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऐसे कि एक बास्केट है, एक घर का राशन है 5 अफराद का, जिसमें 25 आइटम्स हैं, ठीक है जी। कितने आइटम्स हैं?
25 है, पहले 22 से गालिबन 25 कर दिए, ठीक है जी। 25 आइटम्स उस बास्केट में मौजूद हैं और हर महीने उसकी प्राइस चेक की जाती है कि वो कितने महंगे होते जा रहे हैं। उसमें दाल भी है, गोश्त भी है, घी भी है, चीनी भी है, चाय पत्ती भी है, ठीक है जी, और उसमें अभी जो है वो सर्विसेज भी ऐड हुई हैं कुछ, ठीक है जी। तो ये बास्केट की वैल्यू मेजर की जाती है और चेक किया जाता है कि ये पूरे साल में कितना महंगा हो गया। मिसाल के तौर पर 25 आइटम्स का बास्केट पहले 80,000 रुपये का था और साल के एंड तक वही बास्केट, वही चीज़ें उतरी, वही बास्केट अब 88,000 का हो गया, तो हम क्या कहेंगे? 80 से 88 पे चला गया तो 10% इन्फ्लेशन है मुल्क के अंदर। तो इन्फ्लेशन ऐसे मेजर की जाती है, ठीक है जी। ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है जी। इसी तरह सर फिर एक प्रोडक्शन कॉस्ट इंडेक्स है, ये क्या जी? ये हर एक इंडस्ट्री का अलग होता है। मिसाल के तौर पर स्टील इंडस्ट्री वाले देख रहे हैं, पहले हम जो है वो एक मिसाल के तौर पर इंडस्ट्रियल ब्लेड बनाते थे, स्टील वाले कहते हैं, वो बनता था जी 500 रुपए का। अब साल के एंड पे उसके इंग्रेडिएंट्स इतने महंगे हो गए कि वो हो गया जी 550 का। तो उन्होंने कहा जी हमारे हिसाब से हमारे काम में जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो कितना है जी? 10% का। तो क्या इन्फ्लेशन का एक ही मेजर होता है मुल्क में? नहीं सर, सीपीआई है। अच्छा सर, रिटेल प्राइस इंडेक्स, रिटेल वाला ये देखता है कि जी चीज़ों की ओवर द टाइम रिटेल प्राइस जो है वो कितनी महंगी होती जा रही है, कितना चेंज होता जा रहा है, इसको भी मेजर किया जाता है। तो सर मुझे एक बात बताएं, एग्जाम में इन्फ्लेशन अगर वो देता है तो वो ये नहीं बताएगा कि जी ये सीपीआई है या आरपीआई है या पीसीआई है, आपके लिए कि इन्फ्लेशन की फिगर होगी और आप उसको मान लेंगे कि मुल्क में इतना इन्फ्लेशन चल रहा है। अब रुको, अब बताएं, मैं जाता हूं एक बैंक, मैं बैंक के पास जाता हूं, मैं कहता हूं बैंक मुझे पैसा उधार चाहिए या मैंने पैसा रखवाना है आपके पास, ठीक है जी, मैंने आपके पास पैसा रखवाना, छोड़ दे मेरे बच्चे, यहां देख लो, छोड़ो सारी चीजें, यहां देख लो, छोड़, मैंने आपके पास पैसे रखवाने। तो बैंक ने कहा मैं आपको सूद दूंगा 10% का। कितना? ये क्या मजाक कर रहे हो क्या भाई? 12% का तो इन्फ्लेशन चल रहा है, मैं तुम्हारे पास पैसे रखवा के भी कोई खातिर ख्वाह कमाई नहीं करूंगा, मैं तो इनफैक्ट लूज करूंगा पैसे। आज अगर एक मुर्गी 100 रुपए की आ रही है और मैं आपके पास 100 रुपए का नोट रखवा दूं और आप मुझे भले साल के एंड में 110 रुपए भी दे दो, तो मैं वो मुर्गी क्या, मैं कुछ भी नहीं खरीद सकूँ, मुर्गी भी नहीं खरीद सकूंगा, एडिशनल तो छोड़ लो। तो जो बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सूद देना पड़ता है वो इन्फ्लेशन से ज्यादा देना पड़ता है, ऐसा। अच्छा, मिसाल के तौर पर जी बैंक कहता है ठीक है सर, मैं आपको देता हूं जनाब 12% इन्फ्लेशन बीट करने के लिए और 4% आप जेन्युइन इनकम कमा लें। तो बताएं बैंक सूद क्या कोड कर रहा है? बताएं 16% में दो चीजें, इस 16% में क्या शामिल है? इस 16% में एक तो इन्फ्लेशन है और बाकी किस चीज के पैसे दे रहे हैं बैंक? भाई बैंक आपका एक एसेट रख रहा है ना अपने पास, आपको एसेट से डिप्राइव करने के पैसे दे रहा है। डिप्राइव समझते हो? डिप्राइव का मतलब है मैं आपसे एक चीज छीन लूं, ठीक है जी। आपको एक तो इन्फ्लेशन के लिए पैसे मिल रहे हैं, दूसरा आपसे एसेट छीन लिया गया है, एक साल तक वो बैंक के पास पड़ा रहेगा, तो उसका किराया देगा नहीं देगा बैंक? ऐसा है नहीं। तो मुझे बताएं इंटरेस्ट रेट के अंदर दो चीजें होती हैं, वो क्या जनाब? एक इन्फ्लेशन और दूसरा जी सर रेंट, किराया किस चीज का? जो पैसा आपसे लिया गया है, ऐसा, ये बात समझ आती है? तो बताएं सर जो मेरे पास इंटरेस्ट का रेट है उसमें इफेक्टिवली इन्फ्लेशन भी छुपा हुआ है और इसके अंदर सर मेरे पास टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, एक कंपोनेंट डिप्राइवल कॉस्ट का है, जो मुझे चीजों से डिप्राइव किया गया, पैसे ले लिए गए मेरे से, उसका मुझे किराया मिल रहा है, ऐसा है। समझ आ रही है बात? थोड़ा सा मुश्किल बात समझाऊंगा लेकिन पेपर का सवाल तुम पिक कर पाओगे, वो जैसे भी घुमा के तुमसे पूछे। अब बताएं जी, जब मैं कोई एसेट खरीदता हूं, मैं कोई एसेट परचेज करता हूं, मैंने प्लांट परचेज किया, इस प्लांट के लिए मैंने क्या किया होगा? लोन लिया होगा। क्या बैंक ने मुझसे इन्फ्लेशन के बराबर पैसे चार्ज करने? नहीं सर, मैंने बैंक को डिप्राइव किया, पैसे लिए बैंक से, तो बैंक क्या करेगा मुझसे? इन्फ्लेशन से ज्यादा चार्ज करेगा। तो बैंक कह रहा है जी मैं आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करूंगा मिस्टर अहमद रजा से 18%। मैंने कहा बैंक क्यों? इन्फ्लेशन तो 12% है। तो बैंक ने कहा इन्फ्लेशन 12% तो है, वो तो मैं कमा रहा हूं आपसे, लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको दिया कैश, और भाई मुझसे कैश लेके चले गए हो, अहमद रजा साहब उसके पैसे नहीं दोगे, उसके किराया नहीं दोगे। तो मुझे बताएं इस इंटरेस्ट रेट में क्या शामिल है? सर एक तो मैंने बैंक से ले लिए पैसे, मैंने उसका किराया देना है बैंक को, और सर बैंक को जब मैं पैसे वापस करूंगा तो बैंक तो इन्फ्लेशन की वजह से मर जाएगा, तो बैंक मुझसे इन्फ्लेशन के भी पैसे ले रहा है
और अब बताएं सर, मैं डिस्काउंटिंग इन्फ्लेशन रेट से करूं या इंटरेस्ट रेट से करूं? ऐसा क्यों? क्योंकि इस एसेट खरीदने की कॉस्ट, इस एसेट को लाने की कॉस्ट जो मैं जेन्युइन टर्म्स में दे रहा हूं, वो इन्फ्लेशन नहीं दे रहा, साथ में क्या दे रहा हूं? बैंक को इनकम भी दे रहा हूं। तो मेरा डिस्काउंट रेट सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। तो अब आइंदा के बाद सर पेपर में हम डिस्काउंटिंग किससे करेंगे, इंटरेस्ट रेट से, इन्फ्लेशन रेट से? अब बताओ, अगर एग्जाम में इन्फ्लेशन रेट भी दे, इंटरेस्ट रेट भी दे, तो क्या करोगे? सर अगर एग्जामिनर, वैसे माशाल्लाह बहुत अकलमंद एग्जामिनर है, वो इन्फ्लेशन रेट देगा 12%, तो इंटरेस्ट रेट उससे ज्यादा होगा या कम होगा? हमेशा ज्यादा होगा, हमेशा ज्यादा होगा, कम नहीं हो सकता उससे इंटरेस्ट रेट। ऐसा व्हाट इफ के पेपर में आ गया इंटरेस्ट रेट 6%, इन्फ्लेशन रेट 9%, नहीं लेंगे इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट ही लोगे। अब देखो ऐसा होता नहीं है, लेकिन चूंकि आई कैप में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आई कैप में कुछ भी हो सकता है। एक कॉस्टिंग का सवाल है, उसमें फिक्स कॉस्ट नेगेटिव आ रही है, यानी आप कहीं फैक्ट्री खोलो तो जिसकी फैक्ट्री है वो आपको किराया दे रहा है, शुक्रिया जी ये भूत वाली फैक्ट्री थी, आप इसमें आ गए, अब थोड़े टाइम आप रहेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो मैं आपको किराया देता हूं यहां काम करने का। ऐसा होता है? नहीं होता। आई कैप में हुआ है कैप, और आप उनसे आर्ग्यू कर लो, आप जवाब भी दे देंगे। मैंने कहा शायद रिबेट हो, गवर्नमेंट ने इनको इस जगह काम करने के लिए पैसे दिए कि आप बस इधर आ जाएं खुशबू लगा के और आप हमसे पैसे ले लें, बस इस कोठी में आकर रह लें आप, हैं। तो अब मुझे एक बात बताएं सर, हमने डिस्काउंटिंग किससे करनी है? क्यों? सर हमने जो बैंक से लोन लेके एसेट खरीदा है ना, तो हमने सूद बैंक को देना है, वो इन्फ्लेशन रेट पे नहीं देना बल्कि इंटरेस्ट रेट पे देना, ये मानते हो? अच्छा जी, तो हमें सर एक कंक्लूजन ये हो गई कि सर हमने डिस्काउंटिंग करनी है किससे? इंटरेस्ट रेट से। अब एक चीज सुनो, आपने कहा जी, मैं गौर से सुनना, एक एसेट लेकर आया बैंक से, पैसे लिए उधार, एसेट खरीद लिया मैंने, एसेट से मुझे मिलेगा कैश फ्लो, से कैश फ्लो मिलेगा पहले साल 110 रुपए का। कितने का? ये किससे मिलेगा? एसेट से मिलेगा। एसेट कहां से लाया हूं मैं? उधार में पैसे लिए। कितने पैसे लिए? ये थोड़ी बताया मैंने, ये मैंने नहीं बताया, मैंने आपको सिर्फ क्या बताया कि मैंने बैंक से लोन लिया है और मैंने उस पर क्या पे करना है? इंटरेस्ट पे करना है। ऐसा जो एसेट मैंने खरीदा है उससे वो मुझे पहले साल कितने रुपए देगा? इस एसेट से मैं 110 रुपए कमाऊंगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने बैंक से जाके कुछ 400-500 रुपए का लोन लिया, मिसाल दे रहा हूं, और मैंने उस पर खरीद लिया क्या चीज? एक एसेट खरीद लिया। ये एसेट मुझे पहले साल क्या पे करेगा? 110 रुपए। ऐसा है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसकी मैं डिस्काउंटिंग करूंगा किस रेट से? तो डिस्काउंटिंग करने पे ये कैश फ्लो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर सर ये 100 रुपये हो जाता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और ये कैश फ्लो क्या हो जाता है? 100 रुपये हो जाता है, प्रेजेंट वैल्यू आ गई। फिर किसी ने कहा ये जो कैश फ्लो है ना, ये वाला ये आपने गलत निकाला है। मैंने कहा वो क्यों? उसने कहा आपने इसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं किया। मैंने कहा अच्छा इसमें से इंटरेस्ट माइनस करूं? उसने कहा आप ऐसे करें ना, इसमें से ऐसे इंटरेस्ट माइनस करें और फिर एक काम करें, फिर डिस्काउंटिंग करें। मैंने कहा तो 2 दफा काउंट हो जाएगा, इंटरेस्ट भी माइनस करवा रहे हो मनूस और फिर डिस्काउंटिंग भी करवा रहे हो। डिस्काउंटिंग किस लिए की जाती है? ताकि कैश फ्लोज में से इंटरेस्ट का इम्पैक्ट निकल जाए। सर कैश फ्लोज में से इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट निकालना था ना? नहीं, हमने भी डिस्कस किया कि हम कैश फ्लो में सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं निकालेंगे बल्कि पूरे इंटरेस्ट का इम्पैक्ट निकालेंगे। अब बताएं, जब मैं डिस्काउंटिंग करता हूं तो उससे कैश फ्लोज छोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं? क्या निकल जाता है उसमें से? इंटरेस्ट का इम्पैक्ट निकल जाता है। तो क्या फिर इंटरेस्ट माइनस करके उसकी डिस्काउंटिंग करनी चाहिए या डायरेक्ट डिस्काउंटिंग करनी चाहिए? तो याद रखना, अगर कैश फ्लोज में इंटरेस्ट आ रहा हो तो आप वो माइनस नहीं करोगे, क्योंकि आप कहते हो कि मैं कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करूंगा तो मैं इंटरेस्ट माइनस नहीं करूंगा। अब बताएं, मैंने आपको टोटल 2 पॉइंट समझाए। क्या 2 पॉइंट समझाए? कि आपने डिस्काउंटिंग करनी है किस रेट से, लेकिन आपने इंटरेस्ट को कैश फ्लो में से माइनस नहीं करना, बल्कि कैश फ्लो की डिस्काउंटिंग करके इंटरेस्ट का इम्पैक्ट ले लेना है। जब कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करोगे तो कैश फ्लोज बड़े हो जाएंगे ना? नहीं सर, क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। छोटे होने का मतलब उसमें से इंटरेस्ट का इम्पैक्ट निकल गया। तो बताएं, इंटरेस्ट का इम्पैक्ट 2 दफा डालना हो तो क्या करें? इंटरेस्ट माइनस भी करें, डिस्काउंटिंग भी करें, ये तो बहुत ही फजूल काम हो जाएगा। तो हम इंटरेस्ट के कैश फ्लोज माइनस, आइंदा के बाद सर सवाल जब भी आएगा मेरे सामने, मैं उसमें से इंटरेस्ट का कैश फ्लो माइनस
नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, अगर लिखा हुआ भी होगा इंटरेस्ट में आंखें चुरा लूंगा, नहीं, मैंने आपको माइनस नहीं करना, ठीक है जी। जो बाकी के कैश फ्लोज है वो लेके हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू में क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट का इंपैक्ट। अब बताएं सर, एग्जामिनर ने 1 नंबर का एमसीक्यू पूछा है, हम इंटरेस्ट के कैश फ्लोज माइनस नहीं करते हैं, क्यों, इंटरेस्ट अनसर्टन है। नहीं सर, इंटरेस्ट के कैश फ्लोज माइनस नहीं करते हैं, क्यों सर, क्योंकि हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इंटरेस्ट का इंपैक्ट प्रेजेंट वैल्यू लेने से आ जाएगा, आपको अलग से कैश फ्लोज माइनस करने की जरूरत नहीं है। अब बताएं सर, वैल्यू इन यूज निकालने के लिए अगर मेरे पास बहुत सारे कैश फ्लोज आ रहे हो तो मैंने सारे कैश फ्लोज लेने सिवाय इंटरेस्ट के, सिवाय इंटरेस्ट का कैश फ्लो आपने नहीं लेना, इंटरेस्ट का कैश फ्लो आपने। अच्छा, अब जो मैंने आपको रूल सिखाया ना, इसके ऊपर जब तक हम 1-2 सवाल नहीं करेंगे ना, ये रूल दिमाग के अंदर फिट। 2 बातें मैंने आपको सिखाई, क्या, डिस्काउंटिंग किससे करनी है, इंटरेस्ट रेट से करनी है, लेकिन अगर इंटरेस्ट कैश फ्लोज में आ रहा है तो उसको माइनस, क्योंकि डिस्काउंटिंग कर रहे हैं बस हो जाएगा ना, उससे इंटरेस्ट का इंपैक्ट खुद ही एडजस्ट। ऐसा ये लिखो तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन करें। अरे किराए पे देता हूं, आपसे रेंट चार्ज करूंगा, घर आपको किराए पे देता हूं तो रेंट चार्ज करूंगा ना भाई, कह रहे नहीं है, ऐसा तो मैं अपने दामाद के साथ करूंगा, खाली अल्लाह ना करेगा ऐसा हरामखोर हो कि घर भी मांगे मुझसे। ऐसे होता है ना, मेमनूम है ना ऐसा, कि वो बेचारा बेटी भी देगा साथ में घर भी देगा। तो मैं, मेरे एक दोस्त है, उससे शादी की, उसने कहा यार माशाल्लाह बेगम अपने साथ घर भी लाई है और ये भी लाई है वो भी लाई है। मैंने कहा पट्टा भी लाई होगी, उसने तेरे से कुत्ते के गले में डालना चाहिए। एक बाप अपनी बेटी दे दे, उसके बाद हराम करो तुम लोग उससे जहेज भी मांगते हो हैं। मैंने अपने दोनों शादियों में नहीं लिया, तो घर दूंगा किराया पे, तो किराया लूंगा या नहीं लूंगा, तो ये बंदा जो पैसे दे रहा है उसके किराया नहीं लेगा। इसका नाम है रिस्क प्रीमियम या डिप्राइवल कॉस्ट, ठीक है जी, ऐसा है जी। अब इसकी स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग मेरी बहुत बहुत ख़राब है, उसको पढ़ना ज़रूर। ईट दैट फ्रॉग, देखा है किताब, उस किताब में एक बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है। उसने कहा जब भी आप कोई काम करें या ना करें, ये सोच लिया करें कि इसकी कंसीक्वेंस क्या होगा, तो आपको मोटिवेशन मिलती है। आपके ना पढ़ने के कंसीक्वेंसेस क्या हैं, आप बड़ी फर्म में नहीं जाओगे, बस तो बड़ी फर्म में नहीं जाओगे, पाकिस्तान से बाहर नहीं जा पाओगे, ठीक है जी। चीज़ें बताओ, मैं आपको कह रहा हूँ जनाब, मेरे पास एक एसेट है, गौर से सुनना, अच्छे तरीके से सुनना। सर इसकी कैरिंग अमाउंट है 5 लाख रुपए, ठीक है जी। सर इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 4.5 लाख रुपए। प्लीज़ मेरे बच्चों बोर्ड पे देखना। सर इसकी रिमेनिंग लाइफ है 4 ईयर्स, ठीक है जी। और मैं आपको ये बता रहा हूँ जनाब, इसके जो कैश फ्लोज हैं, इस एसेट से एनुअल सेल्स निकलेंगी सर 7 लाख रुपए की। सर इस सेल्स को पॉसिबल बनाने के लिए हमें प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर करना पड़ेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट होगी 3 लाख रुपए की। सर इस पूरे सेटअप को चलाने के लिए हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट भी इनकर करना पड़ेगी, वो 1 लाख की होगी। सर हमने ये एसेट जो है वो लोन पे ख़रीदा था, हमें उस पर सूद भी पे करना पड़ेगा से 10,000 रुपये सालाना, ठीक है जी। ये हमारे 1 साल की जो है वो कैश फ्लोज हैं। सर मेरे पास इंटरेस्ट रेट है से 16%। अब बताएं सर, क्या ये एसेट इम्पेयर्ड है या नहीं है, कैसे निकालोगे चीज़ें जी, क्या करेंगे हम सर इसमें, वैल्यू न्यूज़ कैसे निकालेंगे, पहले कैश फ्लो निकाल लेना 1 साल का, फिर वो कह रहे जी सारे सालों में कैश फ्लो सेम ही है, तो कैश फ्लोज में कौन सी चीज़ें लोगे और कौन सी इग्नोर करोगे जी। क्या इग्नोर करूंगा सर मैं, सर मैं सेल्स लूंगा, यस सर, फिर सर मैं प्रोडक्शन कॉस्ट भी लूंगा और मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट भी लूंगा, लेकिन मैं सूद नहीं लूंगा। सर इन तीनों को नेट करके जो कैश फ्लो बनेगा उसकी मैं डिस्काउंटिंग कर दूंगा किस रेट से, 16% से। ऐसा है, करके दो मुझे, शाबाश, बताओ ये एसेट इम्पेयर्ड है या नहीं। सबसे पहले हमने किया ये होगा कि सर कैरिंग अमाउंट रखी होगी सामने, कितने की,
और रिकवरेबल अमाउंट से हमने कंपेयर करना है, जो हम अभी निकाल लेते हैं। सर रिकवरेबल अमाउंट में हमारे पास सबसे पहले फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी, फिर सर हमारे पास वैल्यू इन यूज, उसमें सर हमारे पास 1 साल का कैश फ्लो है, उसमें सबसे पहले सेल्स है कितने की, 7 लाख की, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट है, ऐसे तो नहीं सेल्स होगी, कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा, फिर सर हमें ऑपरेशंस भी चलाने पड़ेंगे ताकि पैसे रिकवर हो सके, कितने की, अब बताओ क्या बचेगा मेरे पास सर वो जो इंटरेस्ट लिखा हुआ है बेटा उसको मल्टीप्लाई यानी कि इग्नोर करें, फिर जी 3 लाख, 3 लाख, फिर 3 लाख और फिर 3 लाख, ऐसे ही मेरे बच्चों। अब बताएं इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं मैं किस रेट से, कितना जी 16%, क्या आ रहा है देखें, सबका प्रेजेंट वैल्यू 839454, एक बच्चे ने निकाला बता दो, अच्छा जी ये रख लें हम सर यहाँ पर 839454 और 4.5 लाख में कौन सा बड़ा है सर, ये और ये दोनों में से बड़ा कौन सा सर, ये, ऐसा तो 839454 ऐसा जी। इंपेयरमेंट कितनी है, नील, अच्छा जी। तो हमने ये सीखा भैया एनुटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसे भी कर सकते थे आप, एनुटी का पता है ना, हैं यार सच्ची बताओ तुम लोग ये पीआरसी में पढ़ के आते हो या बस ऐसे ही तुक्के में भी चलेगा तो पेपर निकल जाते हैं, निकल जाते हैं ना। 1 - 1 + -4, ये पीआरसी भी जो है ना वो डिफरेंट कॉलेजेस के उस पर मेरे ख्याल में डाला गया था, क्योंकि कमाई के अड्डे हैं, पीआरसी कमाने का एक अड्डा है। मेरे हिसाब से तो पीआरसी में क्लासें भी नहीं लेनी चाहिए, है ही क्या, इंग्लिश है, टेंसेस तुम लोगों को टीचर सिखाएगा अभी, हैं इंग्लिश में कोई फेल होता है, हैं कोई फेल हुआ इंग्लिश में, अच्छा तुम लोग चलो खैर बताएगा तो कोई भी नहीं, आगे बढ़ते हैं जरा, बड़े माँ के दोस्त, डन है। अच्छा जी अब सुनिएगा दोस्त, तो बताओ वैल्यू न्यूज क्या है जी, वैल्यू न्यूज क्या है, एसेट को इस्तेमाल करने के और एंड में बेचने के नतीजे में मिलने वाले सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू सिवाय इंटरेस्ट के, ऐसा। अब ये जो सिवाय यानी जो एक्सेप्शन लगना शुरू हुई है ना, ये पहली एक्सेप्शन थी, 7 एक्सेप्शन हैं, कितनी 7 एक्सेप्शन है। पहली एक्सेप्शन क्या है, इंटरेस्ट का कैश फ्लो नहीं लेना। अच्छा अब दूसरा एक्सेप्शन हम देखने जा रहे हैं, वो है टैक्स। कौन सा एक्सेप्शन जी, टैक्स। अच्छा जो यहां पढ़ा रहा हूं ना भाई, डिस्क्लेमर, एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, जो अभी ये पढ़ाने जा रहा हूं ना, ये सिर्फ समझाने की खातिर पढ़ाऊंगा, लेकिन जो पढ़ाऊंगा वो असल रीज़न नहीं है, ठीक है। टैक्स एक्सक्लूड करने का एक रीज़न है, वो रीज़न आपको समझ ही नहीं आएगा जब तक कि आप इनकम टैक्स और उसकी अकाउंटिंग यानी IAS 12 ना पढ़ लो। तो जो चीज़ अभी यहाँ पढ़ाऊंगा ना, वो सिर्फ इसलिए पढ़ाऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट जहन में बैठ जाए, लेकिन सर इसका जो मेन रीज़न है ना वो कुछ और है, ठीक है। टैक्स एक्सक्लूड करने का एक अलग रीज़न है। अच्छा जी बोर्ड पे देखिएगा, आसानी के लिए एक छोटा रीज़न आपको दे दूंगा मैं। मुझे एक बात बताएं सर, ये एक मशीन है, ये चल रही जी कराची में, कराची, ठीक है ना। वैसे हम कराची वाले हैं, लेकिन पूरे मुल्क के लिए हम कराची वाले हैं, ऐसा। और ये क्या है सर, पेशावर। सर हमारी 2 फैक्ट्रीज हैं, एक कराची में दूसरी पेशावर में। दोनों में हमने एक ही जैसी मशीन लगाई, दोनों में हमने एक ही जैसी मशीन लगाई।
मशीन की कैपेसिटी, मशीन की जो है वो कीमत, मशीन का सब हिसाब किताब, मशीन के चलने के आवर्स सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। मशीन के कस्टमर्स भी एक जैसे, एक जितने यूनिट बिकते हैं, एक ही रेट पे बिकते हैं, एक जितने प्रोडक्शन होती है, एक ही रेट पे प्रोड्यूस होते हैं, सब कुछ आइडेंटिकल। गवर्नमेंट ने कहा बस आप पेशावर आ जाएं, आप पे कोई टैक्स नहीं है नेक्स्ट 3 इयर्स तक का, नेक्स्ट 3 इयर्स तक कोई टैक्स नहीं। उसने कहा कराची की तो ऐसी की तैसी, ठीक है जी, कराची पे टैक्स है भाई, रहते ही क्यों तुम लोग यहाँ पे। कराची पे टैक्स है जी 30% का, मिसाल दे रहा हूँ, इस शहर के साथ वाकई ऐसा हुआ है, ठीक है। तो कराची वालों पे भी टैक्स है जी 30% का, पेशावर पे वो कह रहे आ जाओ तुम खाली। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं दोनों के कैश फ्लोस कैलकुलेट करूंगा वैल्यू न्यूज़ के, तो मैंने कहा दोनों की सेल्स बराबर, दोनों की प्रोडक्शन कॉस्ट बराबर, दोनों की नियरली ऑपरेटिंग कॉस्ट बराबर, एक जगह टैक्स पे हो रहा है, दूसरी जगह टैक्स पे नहीं हो रहा, तो मुझे बताओ वैल्यू न्यूज़ किसकी कम आएगी? कराची वाले की। क्या इसमें एसेट का कसूर है या जो हमारा लीगल ज्यूरिसडिक्शन है उसका मसला ही? लीगल ज्यूरिसडिक्शन उसका मसला है। ये मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, मेन रीज़न टैक्स एक्सक्लूड करने का ये नहीं है। उस्ताद के पास इल्म एक अमानत होती है, मैं आपको गलत चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा, जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ सिर्फ बेसिक समझाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। जब इंशाल्लाह सीए फाइनल में आओगे तो मैं रीज़न दूंगा कि ये क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि हमने डिस्काउंट रेट ऐसा इस्तेमाल करना है, हमने डेफर्ड टैक्स के एसेट्स को ऐसे रखना है, लायबिलिटीज़ को ऐसे रखना है, तो उसके लिए हमने जो है वो, लेकिन अभी चूंकि आपको घंटा कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं आपको ये छोटी सी एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा ताकि आपके जहन में एक चीज़ बैठ जाए। डन। लेकिन फिर बता दूं, ये ना हो कल तुम सीए फाइनल में बैठे हो या तुमसे मिसाल के तौर पर किसी मुल्क में जाओ और वहाँ जेन्युइनली ये स्टैंडर्ड अप्लाई करो और वहाँ आप लड़ने लग जाओ कि जी हमारे टीचर ने तो ये बताया था, ठीक है जी, और वहाँ आपको पड़े एक झापड़ अपने जो है वो सीनियर मैनेजर की तरफ से, पार्टनर की तरफ से कि इसका रीज़न ये नहीं है, ये वहाँ आप कहो यार वो एक फजूल आदमी था, ठीक है जी, उसने ये पढ़ाया था, ठीक है ना। तो मैं आपको आज बता देता हूँ डिस्क्लेमर, ठीक है। अब बताएं जी, दोनों जगह में वैल्यू न्यूज़ किसकी कम आएगी? रीज़न क्या उसका जी? क्या एसेट खराब है? नहीं सर, हमारा जो लीगल एनवायरनमेंट है, लीगल ज्यूरिसडिक्शन है, ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं इलाके को, ठीक है, उसकी वजह से हम पे टैक्स लग रहा है, उस तरफ टैक्स। तो इसमें ये एसेट का कमाल है या जगह का कमाल है? लॉ का कमाल है। तो सर हम करेंगे ये कि दोनों को बराबर रखने के लिए कराची से भी टैक्स की कैलकुलेशन को इग्नोर कर देंगे। तो हम टैक्स के कैश फ्लोज नहीं लेंगे। टैक्स के कैश फ्लोज, अगर हमारे पास इंटरेस्ट आया तो हम क्या करेंगे? हराम। टैक्स आया तो हम क्या करेंगे? अब बताएं, अगर ऊपर यहां लिखा होता जी कि इनकम टैक्स भी पे करती है कंपनी, तो हम क्या करते? उसको वैल्यू न्यूज़ कैलकुलेट करते हुए इग्नोर कर देते। क्या करते? इग्नोर कर देते। वैल्यू न्यूज़ कैलकुलेट करते हुए क्या करते? इग्नोर कर देते। क्या ये बात भेजे में बैठती है? बताएं, क्या दो चीज़ें कैश फ्लोज में से इग्नोर करनी है? इंटरेस्ट इग्नोर करना है और दूसरा टैक्स इग्नोर करना है। पक्का ये बात भेजे में बैठती है? कॉपी करें सर इसको। इनकम टैक्स इग्नोर करना है। कौन सा? और हर वो टैक्स जो आपने एक दफ़ा पे कर दिया तो वापस नहीं मिलेगा, वो आपने डालना है यहाँ पे। सेल्स टैक्स वापस मिल जाता है जब आप पे करते हो? हाँ सर मिल जाता है, कंज्यूमर को नहीं मिलता। लेकिन मिसाल के तौर पर मैंने ये माइक ख़रीदा 100 रुपये का और उसमें मैंने 15 रुपये का टैक्स पे किया, कितने का पड़ गया मुझे? तो मैंने 15 रुपये का जो टैक्स पे किया, अब मेरे जहन में है कि मैंने 15 रुपये का टैक्स पे किया, मैंने इस बंदे को बेचा 200 रुपये में बेचा और टैक्स डबल ले लिया इससे। कितने? 30 रुपये। तो मुझे याद आया ये तो बड़ी हरामखोरी है, मैंने तो 15 दिया था, इससे रिकवर कितना कर लिया? तो मैं 15 गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा, 15 अपनी जेब में डाल दूंगा। क्यों? सेल्स टैक्स जो भी बंदा पे करता है ना, वो अपने कस्टमर से रिकवर कर लेता है। तो इफेक्टिवली सेल्स टैक्स कोई भी पे नहीं करता सिवाय एंड कंज्यूमर के, ठीक है जी। कस्टमर, उसके नाम में क्या है? मर। तो सारा टैक्स कौन पे करेगा? आपने सुना ना मुल्क में इनडायरेक्ट टैक्सेस लग गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस लग गए। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? ये सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। पहले प्रोड्यूसर पे करता है सर, वो डिस्ट्रीब्यूटर से रिकवर कर लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर आगे होलसेलर से रिकवर कर लेता है, होलसेलर आगे रिटेलर से रिकवर कर लेता है, और रिटेलर ढूंढता है बंदा किधर है, इसको पकड़ो, इसी को कूटो। अब आपने क्या करना है? चीज कंज्यूम कर लेनी, आगे तो नहीं बेचनी है।
किससे रिकवर करोगे? तो याद रखिएगा, सेल्स टैक्स जैसा कोई टैक्स आ भी गया तो उसको भी इग्नोर करना। क्यों? वो हमने पे कर दिया तो रिकवर हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो वो हमारी कॉस्ट ही नहीं है। ठीक है जी, बड़े आगे दोस्त आए मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल देखते हैं हम। अच्छा, अब मैं जो सवाल दूंगा ना, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, देख के सॉल्व करना। ऑनलाइन वालों मेरी आवाज़ आ रही है? ऐसे सुन पट्टी बच्चे हैं ऑनलाइन वाले। हाँ, कोई 39-40 लोग बैठे हैं, लेकिन टुन तरीन लोग हैं। यार कोई ऐसा बच्चा है जिसने कोई, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ सर। मिसाल के तौर पर मैं आपसे, आपकी जेब में पैसे देखता हूँ 100 रुपये। कितने? आपकी जेब से 100 रुपये निकले। मैं आपको कहता हूँ यार तेरी जेब में 100 रुपये निकले, लेकिन तेरी जेब में तो 400 होने चाहिए थे, 100 रुपये क्यों निकले? अच्छा, मैं कौन हूँ? मैं मिसाल के तौर पर आपकी अम्मी हूँ। ठीक है जी, अब्बा बोलूँगा तो शायद नाराज़ हो जाएं लोग, तो अम्मी बोल देता हूँ सर, कहना भी तुम्हारी जेब में तो 400 रुपये होने चाहिए थे, 100 रुपये क्यों है? आपने बताया जी मैंने 250 रुपये की सिगरेट पी है। ठीक है जी, कितने की? 250 रुपये की सिगरेट पी है, और मैंने 50 रुपये का बैलेंस लोड करवाया, तो उसके बाद जाके कितने बने? मैंने कहा बेटा ना ये मेरी जिम्मेदारी है, ना ये मेरी जिम्मेदारी है, ना ये मेरी जिम्मेदारी है, ना ये मेरी जिम्मेदारी है। इस 100 रुपये में क्या करें? ऐड बैक करें ये दोनों चीज़ें। कितनी? 250 और बेटा मुझे तेरा 400 रुपये दे दो। ठीक है जी, कहीं से भी करके ले आओ, लेकिन मुझे, सर मुझे एक बात बताएं, ये जो 400 रुपये में से 2 चीज़ें लेस हुई हुई थी, ये बच्चा चाह रहा था ये खर्चा भी हमारे माँ बाप करें। हमने कहा नहीं, ये खर्चा माँ बाप के ज़िम्मे नहीं है। जब तुम्हारी ये हरामखोरी की आदतें हैं तो उसको खुद क्या करो? फाइनेंस करो। तो बताओ मैंने 100 रुपये में क्या चीज़ ऐड बैक कर दी? 250 150 ऐड बैक क्यों की? क्योंकि माइनस हो चुकी थी, हमने क्या करना किया इसको। तो इसका मतलब है अगर इंटरेस्ट और टैक्स ऑलरेडी कैश फ्लोज में से माइनस हो चुके हों, और वो कहे जी ये कैश फ्लो जो है वो इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करके आ रहा है, तो आपने उसको क्या करना पड़ेगा। लेकिन अगर सर माइनस ना हुआ हो तो उसको ऐड बैक और लेस करने की जरूरत ही नहीं है, इग्नोर करना है उसको। ये बात समझ आती है? पेपर में लोग जाते हैं, कहते हैं सर आप एक सवाल में ऐड बैक करा रहे हैं, एक सवाल में आपने इग्नोर कर दिया। हमें पता है हमने करना क्या है। ऐड बैक कब करना है? जब कैश फ्लोज में से ऑलरेडी चीज माइनस हुई हुई है। हमें कैसे पता चलेगा कि माइनस हुई है नहीं हुई है? लिखा हुआ होगा। और क्या एग्जामिनर तो नहीं आएगा ना पेपर में कि मैंने ये सवाल इस तरह बनाया तो आप। अब देखें क्या रहे जनाब, फॉलोइंग आर द कैश फ्लोज एस्टिमेट्स प्रिपेयर्ड बाय एन अकाउंटेंट ऑफ गुलाम नबी लिमिटेड। उसने कहा जी एक कैश फ्लो का एस्टिमेट है किसी एसेट के, इनफ्लोज रखे हैं उसने और आउटफ्लोज रखे हैं। उसने कहा जी एक एसेट है जिससे 2017 में इतना पैसा मिलेगा, 16 में इतना मिलेगा, 17 में इतना मिलेगा, 18 में इतना मिलेगा, 19 में इतना मिलेगा, 20 में इतना मिलेगा। मेरा सवाल है हम इस वक्त किस पॉइंट पे खड़े हैं? हम 2015 के एंड पे खड़े हैं। 16 हमारा अगला साल है, 17 उसका अगला साल है, ऐसा। तो सर फिर हमें कैसे पता चला कि ये सारे कैश फ्लोज आए? अंदाजा। अब वो क्या कह रहा है? आउटफ्लोज इंक्लूड। इसका मतलब है इस आउटफ्लो में शामिल कर दी गई है क्या चीज़ें? इसका मतलब है ये जो 24,600 रुपये आ रहा है ना, ये टैक्स माइनस करने के बाद आ रहा है। ये जो 24,600 आ रहा है ये इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आ रहा है। अब बताओ मुझे इन आउटफ्लोज को बढ़ाना है या इसमें से और माइनस करनी है चीज़ें? बढ़ाना है। ऐसा निकाल के तो मुझे वैल्यू न्यूज़ शाबाश। अच्छा अब देखो, सुनो सुनो, अब इस सवाल को मैं 2 तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है जी, गौर से लिखना मेरे बच्चों। 2 तरीके से सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ। आपको जो तरीका पेपर में बेहतर लगे आप उस तरीके से सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ सवाल को थोड़े से मुश्किल तरीके से। ठीक है, गौर से देखना मेरे बच्चों। 2016 पहले मुश्किल तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ और वही रिजल्ट फिर एक आसान तरीके से निकाल लेंगे, जरा लॉजिकल तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, यही 5 साल है। अब बताएं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास इनफ्लोज कितने हैं? सर 40,000।
आउटफ्लोज कितना है भैया इस साल का? 24,000। बोर्ड पे लिखना, बोर्ड पे लिखना, कोई नहीं लिखेगा, बोर्ड पे देखो। मुझे पता है मेरे पास सर नेट कैश फ्लो कितना है, कितने जी? 15,400। मैं कह रहा हूं कैश फ्लो गलत है। इसलिए गलत है कि ये जो फिगर आ रही है ना, ये वाली, इस आउटफ्लो की फिगर में टैक्स भी शामिल है और इंटरेस्ट भी शामिल है। ये शामिल नहीं होना चाहिए, ये आउटफ्लो बढ़ा हुआ है। इस आउटफ्लो को आपने कम करना है। इस आउटफ्लो में शामिल हैं दो चीजें जो नहीं होनी चाहिए थी। क्या करें उसको? हम ऐड बैक कर दें। मैं इसको देखो लॉजिकली समझ लेना जी। इंटरेस्ट कितना है जी? सर इंटरेस्ट है 1200। फिर मेरे बच्चों टैक्स कितना है? टैक्स कितना है? 3100। सुनोगे सारे? अब बताओ क्या आ रहा है नेट कैश फ्लो? 28,900। ऐसा है? बोर्ड पे देखो, लिखो नहीं लिखो प्यारे बच्चों, मत लिखो बेटा, तू भी प्यारा है, बोर्ड पे देख, यहाँ देख। अच्छा ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल। पहले आपने नेट कैश फ्लो निकाले, फिर आपने कहा ओहो ये जो हमने फिगर लिखी है ये तो गलत है, इसके अंदर तो दो चीज़ें शामिल थी। इसके इस देखो आउटफ्लो में शामिल होने का मतलब आउटफ्लो का पार्ट है वो। ये दो चीज़ें आउटफ्लो का पार्ट बन गई, टैक्स की पेमेंट और इंटरेस्ट की पेमेंट। हम कहते हैं पार्ट नहीं बनने चाहिए। दूसरा आसान तरीका क्या है कि आप सबसे पहले काम करें, ये उठाएं 24,600, आप कहें जी इसमें 3100 शामिल है, मैं हटा देता हूँ। ठीक है जी, इस 24,600 में 1200 शामिल है, मैं क्या करता हूँ उसको हटा देता हूँ। दोनों को हटा दो इसमें से हटा दो तो क्या बचेगा? देखो जरा, ऐसे देखोगे तो मैं 24,600 में से 3100 हटा दो, 24,600 में ये दोनों हटा दोगे तो कितना आएगा टोटल? दोनों हटा दो, दोनों। ये दोनों आपने हटा देने का मतलब है माइनस कर दिए। आपने 26,600 में से 3100 हटाया, फिर 1200 हटाया, क्या रहेगा? 20,300। वेरी गुड सर। मैंने कहा भाई ये आउटफ्लो होना चाहिए। असल में आउटफ्लो में दो चीजें डल गई थी जो नहीं डलनी चाहिए थी, हटा दी हमने उसको। आउटफ्लो क्या हो गया? कम हो गया। अब बताओ मैं क्या करूं सर? 40,000 में से 40,000 के इनफ्लोज में से मैं क्या माइनस कर दूं? करेक्ट आउटफ्लो। वो कितना जी? 20,300। ऐसा क्या बचता है सर ये? अच्छा ये किस नशई ने मुझे इन तीनों को ऐड करके 28,900 बताया? ये कौन सा चरसी है? मर जाओ डूब के कहीं बेटा, अगर ये तीन फिगर भी ऐड नहीं हो रही है। 3 रुपए का मट्टी का तेल लो, रेलेवेंट जगहों पे जिस्म के डाल के जला दो, पूरा जिस्म नहीं जलाओ जी। क्या आ रही है? 19,000। ये भी 19,700 आ रहा है। ऐसा? अब मेरे बच्चों आए जरा इस पर दोबारा रोशनी डालें। सर हम वैल्यू इन यूज़ निकाल रहे थे, हमने आराम से सर 40,000 रुपये का अमाउंट डिटरमिन कर लिया। ठीक है जी, आराम से 40,000 रुपये सेल्स आ रही थी, हमने निकाल ली। फिर सर बहुत सारे खर्चे आ रहे थे, प्रोडक्शन कॉस्ट थी, ऑपरेटिंग कॉस्ट थी, इंटरेस्ट था, टैक्स था, हमने सबको मिला दिया। कितना बन गया? 24,600। किसी ने आके कहा बेवकूफ़ इसमें दो चीज़ें गलत डाल दी हैं तूने, ये क्यों डाल दी तूने इसके अंदर? नहीं डालनी चाहिए थी। मैंने सारे आउटफ्लोस क्या कर दिए हैं? ऐड कर दिए हैं। वो क्या दो चीज़ें जो नहीं डलनी चाहिए थी? 3100 और 1200, ये आउटफ्लो का पार्ट। अच्छा अगर ये मैं हटा दूं तो मेरे आउटफ्लोस कितने रह जाएंगे? 20,300। अब बताओ मैं 40,000 और 20,300 को कंपेयर कर लूं तो कितने आ जाएंगे मेरे पास? 19,700। ये तरीका है आसान। अब मुझे बताओ ये तरीका क्या था? हमने पहले इनफ्लोज निकाले 40,000, फिर हमने सारे आउटफ्लोज ऐड कर दिए, चाहे जो रेलेवेंट था या इररेलेवेंट था, सब ऐड कर दिए। कितने बन गए वो? 24,600। 40 में से 24,600 माइनस किए, क्या बच गए? 15,400। तो हमें हमारे चीफ अकाउंटेंट ने कहा ये 15,400 रुपये जो बचे ये गलत है, आपने इसमें से आउटफ्लो ज़्यादा माइनस कर दिए। दो चीज़ें आपने ऐसी माइनस कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। क्या करें अब उसको? अब बताओ एक बंदा परेशान घर जाके
ये क्या मनुष्यत है, ये कहीं ऐड बैक हो रहा है, ये कहीं लेस हो रहा है, और कहीं सर कह रहे हैं इग्नोर करो, तो मैं क्या करूं? हैं, मुझे बताओ सर। यहां आपने दो तरीके ऑप्ट किए। पहला तरीका क्या था सर? मैं ये वाला तरीका ना यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है जी। अब आराम आराम से समझाता हूं सर। पहले दिन आप लोगों ने मुझे बड़ा सरप्राइज़ किया, माशाल्लाह यार, बड़े तेज़ बच्चे हैं। आज आपने मुझे फिर सरप्राइज़ किया कि इनको बहुत ही आराम से समझाओ। अब गौर से देखना मेरे प्यारे बच्चों, इनफ्लो कितना है मेरा प्यारा बच्चा? ये समझ आया? ये इनफ्लो एक फिगर है, ये तो पता है ना। चलो जी, ये हमने यहाँ लिख दिया जी, इनफ्लोज कितना जी? 40,000। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर हमें नजर आया 24,600 का आउटफ्लो, ठीक है जी। हमने अकाउंटेंट को बुलवाया जिसने ये फिगर कैलकुलेट की थी। हमने कहा इस 24,600 में क्या क्या शामिल है? उसने कहा सर इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट भी मैंने डाल दिया है, इसमें मैंने जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी डाल दिया है, ठीक है जी, इसमें मैंने इंटरेस्ट भी डाल दिया है, इसमें मैंने टैक्स भी डाल दिया है। मैंने कहा तूने सारे आउटफ्लो जमा कर दिए? उसने कहा जी सर। मैंने कहा नहीं करने थे, इसमें से दो आउटफ्लो ऐसे हैं जो नहीं डालने थे। वो कौन से नहीं डालने थे? तो बताओ, ये 24,600 में से अगर मैं ये दो आउटफ्लोज हटा दूं तो मेरे काम के आउटफ्लोज आ जाएंगे। देखिए वो कितने? 20,000। हमने कहा हाँ ये सही आउटफ्लो है। अब आप यहां ले लें जी एडजस्टेड या करेक्टेड आउटफ्लोज, कितना जी? 20,000। बस आप ये करके दे दोगे मुझे पेपर में, हैं? ये करके दे दोगे? फिर अकाउंटेंट ने कहा कि जी मैंने दूसरे उसमें ना 54,000 का इनफ्लो निकाला है। हाँ जी, अब आउटफ्लो कितना जी? 31,100 टोटल है सर। दिस इंक्लूड्स इररेलेवेंट आउटफ्लोज ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट। ये हटा दूं तो कितना बचे? 25,800। ये तरीका सही है बेटा? या अल्लाह तेरा शुक्र है। 25,800। फिर बताएं सर मेरे पास ये 35,000 में से 4100 निकले, 1700 निकले, क्या बचा जी? कितने? 27,000। यही क्या मेरे बच्चों तुम लोगों ने? यार जवाब तो दे दो। तुम लोग तो यकीन करो, तुम लोग के नखरे तो बेगम से भी ज़्यादा हैं भाई, कोई जवाब ही नहीं देता। सर उसके बाद सर 34,200। सर ये एक आउटफ्लो है, इसमें ये दोनों शामिल हैं, नहीं होना चाहिए था, हटा दो, निकाल दो। फिर ये 27,800 आ रहा है। 61 और 27,000। ये 27,800 है क्या सर? साफ सुथरा आउटफ्लो ऐसा। और फिर इसी के साथ 2020 की बारी आती है, और कितना मेरे बच्चे? 21,500। 42 और 21,500। ऐसा ही है। यहां तक कितने लोग पहुंच गए थे? अच्छा, कितने लोगों ने इसमें गलती की? सच बताना, झूठ नहीं बोलना। ये क्लियर हो गया? पक्का? अच्छा, मैं एग्जामिनर होता ना तो ये जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज अलग अलग दिए ना, मैं इनको नेट करके एक फिगर देता, इनको नेट कर देता और क्या देता? एक फिगर। फिर क्या करते? ऐड बैक करते। अब बच्चा परेशान, लेस करना है, ऐड करना है। मैं देखो यार, आउटफ्लो में आपको नहीं लेना ही। अब आपको जो फिगर दी होगी ना, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मुझे इसमें ऐड करना है या लेस करना है या इग्नोर करना है। मुझे बताएं आपने किस चीज़ में से इसको लेस किया? आउटफ्लोज में से, क्योंकि आउटफ्लो में डले हुए थे तो हमने निकाल दिया। ये बात समझ आती है? व्हाट इफ क्या लिस्ट आ रही होती, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट आ रहा होता तो फिर हम इंटरेस्ट को इग्नोर कर देते। इतनी सेंस है? पक्का ना? अच्छा सर, ये सेंस और किस तरह पॉलिश होगी? प्रैक्टिस करके। और कैसे पॉलिश होगी? और तो कोई तरीका नहीं है भाई। अच्छा सर, इसकी नेट करके फिगर निकाल के डिस्काउंटिंग कर दोगे? पक्का? मैं आगे बढ़ जाऊं। अब बताएं जी, वैल्यू न्यूज में क्या क्या चीजें इग्नोर करनी? इंटरेस्ट इग्नोर करना और टैक्स इग्नोर करना। दो चीजें हमने सीख ली हैं। पक्का? अच्छा जी, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम जनाब। हमारा टाइम कितना रह गया? आधा घंटा है।
25 मिनट है ना, ये कौन कह रहा है कि ख़त्म हो गया है? कलमा पढ़ के मर जा बेटा। 10 मिनट नहीं है टाइम अभी हमारी। 1:45 तक है क्या क्लास? 1 बजे तक है, 1:45 तक है, तो 25 मिनट कैसे रहेगा फिर? अच्छा चलो ठीक है, नया सवाल हम नहीं खोल पाएंगे ना। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। मुझे एक बात बताएं सर, अब आइंदा के बाद अगर मुझे कैश फ्लोज की डिटेल दी गई तो मैं 2 चीज़ें उसमें से इग्नोर कर दूंगा। कौन सी? इंटरेस्ट और टैक्स। अच्छा, अब दोबारा एक ग्लोबल पिक्चर हम खींचते हैं। फेयर वैल्यू बिड प्राइस होती है, पक्का जी? सर मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट अगर कैरिंग अमाउंट से कम हो जाए और मुझे लगे कि मैं एसेट के पैसे रिकवर नहीं कर पाऊंगा तो मैं इम्पेयरमेंट बुक करूंगा, पक्का जी? वैल्यू इन यूज इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज फ्रॉम द यूज एंड डिस्पोजल ऑफ एसेट, ठीक है जी? अच्छा, यूज में सारे कैश फ्लोज लेने, सेल्स भी लेनी है, यस सर। प्रोडक्शन कॉस्ट भी लेनी है, यस सर। सर ऑपरेटिंग कॉस्ट भी लेनी है, यस सर। कमीशन वगैरह है वो भी लेनी है, यस सर। इंटरेस्ट भी लेना है, नहीं सर। टैक्स लेना है, नहीं सर। ये दोनों चीजें नहीं लेनी। सर डिस्काउंटिंग किस रेट से करनी है? इन्फ्लेशन रेट से या इंटरेस्ट रेट से? इंटरेस्ट रेट से। इन्फ्लेशन रेट से नहीं करनी है, पक्का? अच्छा जी, आपको मैं अब एक होमवर्क दे के जा रहा हूँ सर, बल्कि मैं अभी क्लास खत्म होती है तो मैं आपको एक लंबा चौड़ा होमवर्क है, 2 क्वेश्चंस हैं, कर जाके देख लेना। अच्छे सवाल हैं 2, कर लोगे पक्का? किसी को कंफ्यूजन है तो मेरे पास 3-4 मिनट है, पूछ ले, नहीं तो हम क्लास ऑफ कर रहे हैं फिर।